Assalamualaikum. This is Moeed Peerzada in a very interesting and a very noisy place. पाकिस्तान में 23 जुलाई 2024 मंगल का दिन अभी जवान है, अभी ये दिन ग्रो कर रहा है, अभी ये दिन आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसी की डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं जो एनालिसिस मांगती हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हर दिन एक नई सूरत हाल डेवलप कर जाती है, लेकिन इस वक्त जिस सूरत हाल को हम देख रहे हैं इसका आगाज़ उस वक्त होता है जब 22 जुलाई 2024 को मंडे के दिन के पहले हिस्से में इस्लामाबाद की पुलिस एक रेड करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर, और वहाँ से रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है जो मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत से कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स कागजात वगैरह जो हैं उन्हें सीज़ कर लिया जाता है। और अब ये सूरत हाल हमारे सामने क्लियर हो गई है कि सिर्फ यही चीज़ें वहाँ से नहीं उठाई गई, गिरफ्तारियाँ ही नहीं की गई, बल्कि वहाँ से दर हकीकत एफिडेविट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MPS से जमा किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तकमील में रिजर्व सीट्स का जो फैसला था 12 जुलाई का, और जिन डॉक्यूमेंट्स को एफिडेविट्स को जमा करवाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, इस्लामाबाद की पुलिस रेड के बहाने उन एफिडेविट को वहाँ से सीज़ कर लेती है, उठाकर वहाँ से ले जाती है। ये एक डेवलपमेंट का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट वो है जब इसके चंद घंटों के बाद तकरीबन दिन के 3 बजे के दरमियान पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान जनाब DG ISPR जनरल शरीफ अहमद साहब एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बड़ी मतनाज़ी और कंट्रोवर्शियल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक ऐसी कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो माजी में कभी पाकिस्तान में DG ISPR नहीं किया करते थे। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ फेक आर्गूमेंट्स। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी एक काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वो भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उसमें जिस तरह से DG ISPR को आगे से सुनाया गया है और उनके सवाल रेज़ कर दिए हैं बहुत ही मुश्किल किस्म के, और रेज़ भी कर दिए हैं एक ऐसे शख्स ने जिससे तवक्को ही नहीं की जाती थी कि वो ऐसे सवालात रेज़ करेगा, यानी उमर अयूब ने, जो कि फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं। वो फिर वो दूसरी चीज़ वहाँ पे होती है। इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है, इंग्लिश की डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है कि इलीगल स्पेक्ट्रम। आए फिर इलीगल स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने मोहसिन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था, उसके दौर में 450 अरब रुपए की जो गंदम यहां पे खरीदी गई, तो 450 अरब रुपए का वो तो पहले कमीशन बिठाए ना, उस पर इन्वेस्टिगेट करें। वैसे भी DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको मैं मतनाज़ तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता हूँ, उसके ऊपर पाकिस्तान के टेलीविज़न प्रोग्राम्स में और एंकर पर्सनस जो नॉर्मली तौर पे बहुत ही डरे हुए रहते हैं, घबराए रहते हैं, बिकॉज उनके ऊपर तरह तरह की लिमिटेशंस हैं, कदगने हैं, रुकावटें हैं उनके रास्ते में, उनको डरा दिया गया है, घबराए हुए हैं वो। उसके बावजूद बहुत ही शदीद किस्म की तनकीद जो है वो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल में भी देखी जाती है। दूसरा, थोड़ा सा एहतियात सियासी मामलात में भी ISPR को करनी चाहिए। आज फिर इंतशारी टोला, सियासी माफिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जब सियासी तौर पर बयानबाजी होगी तो उसका एक सियासी रद्द-ए-अमल भी आता है। अगर ये समझें कि हम अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो कि सियासी, जिसमें सियासत का आज तो बहुत ही कम उसका था, सिर्फ 9 मई के हवाले से ये चंद अल्फाज जो पहले भी वो इस्तेमाल कर चुके हैं, इंतशारी टोला, सियासी माफिया, तहरीक इंसाफ के लिए। और अब से मैंने चंद घंटे पहले पाकिस्तान के बड़े अखबार, अंग्रेज़ी अखबार डॉन का मैंने इदारिया भी देखा, जिसने बाय एंड लार्ज ये कहा कि चले अच्छा हुआ कि DG ISPR ने बहुत से इश्यूज़ की क्लैरिफिकेशन दे दी ऑपरेशन ज़रबे इस्तेहकाम के हवाले से। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उसमें उन्होंने सियासतदानों के लिए इलीगल पॉलिटिकल माफिया की टर्म्स जो हैं इस्तेमाल की हैं, और काश कि वो ऐसी टर्म्स और इस्तिलाहात का इस्तेमाल ना करते। अच्छा, अब एक नई डेवलपमेंट ये होती है आज के दिन में, ट्यूसडे 23 जुलाई को, जब आप सुनते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना एक रिव्यू दाखिल किया है। किस चीज़ में? उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई 2024 का जो फैसला है, जिसमें रिजर्व सीट्स का फैसला है, जहां फुल कोर्ट ने ये फैसला किया, तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से माना, और उन्होंने कहा कि उनको उसकी रिजर्व सीट्स जो है वो मिलनी चाहिए। ये वही फैसला है जिसकी कंटिन्यूएशन और परसुएंस में तहरीक इंसाफ ने 15 दिन के अंदर अंदर एफिडेविट इकट्ठे करने थे अपने लोगों से, MNA MPS से, और उससे उन्होंने जमा करवाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जिसको कि पुलिस जो है वो उठा के ले गई है। अब उस डिसीजन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ारूक एच नाइक साहब के ज़रिए उन्होंने अपना रिव्यू जो है आज के दिन में फ़ाइल कर दिया है। जहन में याद रखिए कि PMLN अपना इस किस्म का रिव्यू 1 हफ़्ता पहले फ़ाइल कर चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक फॉर्मल रिव्यू मेरा ख्याल है अभी तक यहाँ पर फाइल नहीं हुआ। लेकिन अब इन 4 डेवलपमेंट्स को जब आप देखते हैं तो आपको क्लियरली एक सीक्वेंस यहाँ पे नज़र आता है।
रऊफ हसन साहब का उठाया जाना, डिजिटल टेररिज्म का इल्ज़ाम लगना, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, PTI का जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत मुश्किल सवालात उठा देना, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिव्यू जो है वो फाइल कर देना कि जनाब हम इसके तो ये सब चीज़ें जो आपको जुड़ी हुई नज़र आती हैं। अब ये जो जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स हैं इसमें एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि रऊफ हसन की गिरफ्तारी के चंद घंटे के बाद मंडे की शाम को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वजारत दाखिला की स्टेटमेंट और पोजीशन हमारे सामने आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT बना दी गई है, ये बना दी जा रही है, जो PTI के डिजिटल कंटेंट को स्क्रूटनाइज करेगी। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वहाँ से ऐसा मवाद और डिजिटल कंटेंट दुनिया भर में अपलोड किया जा रहा है जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बारे में मज़ीद ये कहा जा रहा है कि अहमद जंजुआ मीडिया कोऑर्डिनेटर जो तहरीक इंसाफ के हैं उनको जो गिरफ़्तार किया गया था, लफ्ज़ गिरफ्तारी तो यहाँ पर एक यूफेमिज़म है, महज लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। अहमद जंजुआ साहब को अगवा किया गया, ज़दुकूब किया गया और उनसे ज़बरदस्ती की कुछ स्टेटमेंट हासिल कर ली है। लेकिन अब मौक़िफ़ ये है इस वक्त शरीफ ज़रदारी रजीम का, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि अहमद जंजुआ ने निशानदही की कि PTI के सेक्रेटेरिएट से ये डिजिटल मवाद अपलोड किया जा रहा है, अब एक JIT बना दी गई है जो इस डिजिटल मवाद को स्क्रूटनाइज करेगी और देखेगी वगैरह वगैरह, केस जो है वो बनाया जाएगा। इसके साथ हमें दो चीज़ें समझ आती हैं, जहाँ दो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट्स का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाम बनाने के लिए टेक्निकल तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये केस जो है उसी हवाले से बनाया गया है और इसमें अभी मैं आपको मज़ीद इसकी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से बैन करने की जो कोशिश की जा रही है, जिस पे अभी तक कोई प्रॉपर प्रोग्रेस कैबिनेट की नहीं हो सकी, हुकूमत नोटिफिकेशन नहीं दे सकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की जा रही है, जो शर्मा रहे हैं, दिल से तो साथ हैं लेकिन ऊपर से उनको शर्म आ रही है अपनी तारीख को मद्देनज़र रखते हुए, उनको साथ ले जाने के लिए, तो वो उसके लिए भी केस को और फाइल को यहाँ पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इस लिहाज से एक और फैक्ट ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मंडे और उसके बाद ट्यूसडे को जो मीटिंग करनी थी कैबिनेट की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन के हवाले से फ़ैसला करना था, वो मीटिंग ना तो मंडे को हो सकी ना ही आज ट्यूसडे को हो रही है। अब कहा जा रहा है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बहुत सी चीज़ों में बहुत मसरूफ़ थे, ये तो वैसे कहने की बात है, असल में चूँकि कंसेंसस नहीं हो पा रहा, चीज़ें उनके कंट्रोल नहीं हो रही, वरना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी दिल की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मैं बैन करूँ, अपनी हुकूमत को बचाऊँ, लेकिन वो नहीं, चूँकि बिजी थे। कहा यह गया है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत बिजी थे, इसलिए इस किस्म की मीटिंग जो है अब वेडनेसडे के दिन यानी बुध के दिन जो कल दिन शुरू हो रहा है उसमें होगी। मुझे शक है कि कल भी हो सकता है ये मीटिंग जो है वो ना हो और कोई और किस्म का बहाना जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब इसके साथ ये देखें कि रऊफ हसन की गिरफ्तारी और उस पर लगने वाले इल्ज़ामात और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने टर्म इस्तेमाल की कि एक इलीगल पॉलिटिकल माफिया अफवाज पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन जो हैं उसको नाकाम बनाने के लिए खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। इन दोनों इल्ज़ामात के जवाब में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1-2 घंटे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर आप देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान भी हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको उमर अयूब भी हैं, उसमें असद कैसर भी हैं, उसके अंदर इस्लामाबाद के कैंडिडेट शुएब शाहीन साहब भी हैं। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इन चीज़ों का जवाब दिया गया बड़े ही इंटरेस्टिंग और मौसर अंदाज से। जब बैरिस्टर गौहर अली खान ने पहले आपको ये बताया कि पुलिस जो है वो हमारे एफिडेविट भी वहाँ से उठा के ले गई है और असल में दर हकीकत वो जो फॉर्म जो एफिडेविट थे MNA MPs के रिजर्व सीट्स के हवाले से, उनको सीज़ करना पुलिस का असल मकसद जो है वो लगता है। उमर अयूब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि रेड बहाना था, एफिडेविट निशाना था, और उसके बाद उन्होंने DG ISPR के लिए बड़े ही मुश्किल, तीखे और पेनफुल किस्म के क्वेश्चन उठाए, जिनकी कुछ तफसीलात मैं अभी आपसे DG ISPR के खाते में जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपसे शेयर करूँगा। और इन मुश्किल सवालात को जहन में रखते हुए ये ज़रूर जहन में रखें, मतलब इस चीज़ को, कि उमर अयूब ना सिर्फ ये कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, बल्कि वो फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते भी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो किस तरह से एक फुल सर्कल जो है वो मूव कर चुकी है। और अच्छा, यहाँ पर ये देख लिया कि उन्होंने जब ये बताया कि अहमद जंजुआ जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया और जिनकी निशानदेही पे ये सारा रेड किया गया, दर हकीकत ये सारा का सारा एक नाटक है
जो खेला इसलिए गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है रिजर्व सीट्स का, उसको अमली जामा ना पहनाया जा सके और उसके रास्ते में टेक्निकल रुकावटें जो हैं खड़ी की जाएँ। असम्पशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जज साहिबान जो है वो अंधे गूंगे बहरे हैं और उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को नाकाम बनाने के लिए किस किस्म की एफर्ट सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरफ से की जा रही है। बल आगे चलते हैं। तीसरी वो डेवलपमेंट है जहां मैंने इसका जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी अपना रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दायर करती है। एक हफ्ते के बाद, यानी एक हफ्ते के सोच विचार के बाद, जब एक हफ्ता पहले PMLN जो है अपना रिव्यू दाखिल कर चुकी है। अब ये भी जहन में रखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने ये मसला उठता है। वहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब बहुत ज़ोर लगाते हैं कि ये रिव्यू फौरी तौर पे होना चाहिए, समर वेकेशंस के दरमियान में होना चाहिए, आयशा मलिक को और अतर मिनल्ला को वापस आना चाहिए। लेकिन उनके साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 2 और सीनियर जज साहिबान हैं, यानी मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके साथ मुनीब अख्तर हैं, वो उनसे एग्री नहीं करते और काजी फ़ायज़ ईसा साहब दूसरी दफ़ा 8 दिन में माइनॉरिटी जजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। 2-1 से फैसला ये होता है कि ऐसा रिव्यू जो है वो समर वेकेशंस ख़त्म होने के बाद लगेगा। यहाँ ये बहुत जहन में रखिए कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने टेन्योर एक्सटेंशन की जद्दोजहद कर रहे हैं और एक दिन पहले जब इमरान खान ने मीडिया के रिपोर्टर्स के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ये डिमांड करता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड किसी भी केस के अंदर नहीं बैठना चाहिए और उन्होंने एविडेंस के साइड की कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अपनी अहलिया सरीना ईसा ने जिस किस्म की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हवाले से ऑन रिकॉर्ड दी हुई हैं, उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब का और उनकी फैमिली का जो बायस है वो बड़ा क्लियर और विजिबल है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, जो डेस्परेट हैं अपनी एक्सटेंशन में, वो कहीं भी मुझे ऐसे मूड में नज़र नहीं आते कि इस किस्म की मॉरल कंसिडरेशंस के ऊपर वो अपने आप को बेंच से रिक्यूज़ कर लेंगे। अब मैं आता हूँ उस सूरत हाल की तरफ जो मैं समझता हूँ बड़ी ही दर्दनाक, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। काश कि ऐसी सूरत हाल डेवलप ना होती। और इस सूरत हाल का ताल्लुक DG ISPR जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ अहमद साहब की 22 जुलाई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। इसके बारे में कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर मेरा एनालिसिस भी है। पहले तो मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम तर तारीख़ में कभी भी किसी DG ISPR के ऊपर इतना जुल्म जो है उनके सुपीरियर से नहीं करवाया और किसी DG ISPR को, जो कि रियासत का एक नुमाइंदा होता है, एक टूल, जिसको उमर अयूब साहब ने टूल कह दिया है, उन्होंने कहा वो रियासत नहीं है, तो कभी भी किसी DG ISPR को इतनी मुश्किल, इतनी ऑकवर्ड, इतनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल किस्म की सूरत हाल में नहीं डाला गया। अमूमी तौर पर DG ISPR जो है उनकी बड़ी प्रोफेशनल किस्म की एक ख़ास लिमिटेड नीश और एंगल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी के मामला से होता था, दहशतगर्दी से होता था। और DG ISPR इतना खुल्लम खुला पॉलिटिकल सूरत हाल के ऊपर और सियासी जमातों के ऊपर कमेंट नहीं किया करते थे। तो ये बड़ी अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है जिसमें जनरल शरीफ अहमद को डाल दिया गया। अब दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अनलर्न करना एक साइकोलॉजी की टर्म है कि जिन चीज़ों को हमने लर्न कर लिया है, हमने पाकिस्तान में लफ्ज़ और टर्म लर्न कर लिया है, इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी, कौमी सलामती के इदारे, सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह वगैरह, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, ये वो सम टर्म्स हैं जिनको अनलर्न करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन टर्म्स को अनलर्न नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैं आपके सामने ये आर्गूमेंट रखता हूँ कि जनरल शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान से ज़्यादा शरीफ जरदारी और आसिम रजीम के स्पोक्समैन की हैसियत से, उनके मुलाजिम की हैसियत से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आप बहुत नरमी करें, बिल्कुल प्रोफेशनल रहें, खार ना निकालें अपनी, तो आपको टर्म यूज़ करनी चाहिए शरीफ जरदारी आसिम रजीम। ये प्रोफेशनल टर्म है। यहाँ पर अब इस्टेब्लिशमेंट की टर्म जो है उसकी बिल्कुल जो है ना वो एक रिडंडेंट हो चुकी है, वो एक्सप्लेन नहीं करती सूरत हाल को। अगर आप ज़्यादा खार में चले जाएँ तो आप कह सकते हैं कि ये शरीफ जरदारी आसिम माफिया है जो इस वक्त पाकिस्तान को रन कर रहा है। लफ्ज़ माफिया हमें DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी टर्म की तरफ ले आता है, जहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक इलीगल पॉलिटिकल माफिया है जो पाकिस्तान फ़ौज के जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उसके दरमियान में, यानी अज़ब इस्तेहकाम वगैरह को डिसरप्ट कर रहा है थ्रू इट्स नेगेटिव प्रोपेगेंडा। अब ये लफ्ज़ इलीगल जो है ना, इसमें ये बड़ा एक ख़ास की वर्ड है। इलीगल वो चीज़ होती है जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो, इसका कोई जवाज़ ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि जब जनरल शरीफ लफ्ज़ इलीगल पॉलिटिकल माफिया कहते हैं तो क्या वो उस पॉलिटिकल माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको बंदूकों के ज़रिए 8 फरवरी 2024 की रात में, जब DROs के दफ्तरों में बहुत से सिपाही और अफसर जो हैं वो अपनी मशीन गन्स और सब मशीन गन्स लेके वहाँ दाखिल हो जाते हैं, इलेक्शन के नताइज को तब्दील करते हैं, जिसके नतीजे में 15-16 सीटों वाली जमात है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी दे दी जाती है, उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की हुकूमत भी दे दी जाती है। क्या जनरल शरीफ जो हैं वो उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या जनरल शरीफ उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसकी तरफ उमर अयूब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसकी निशानदेही की, जहाँ उन्होंने लोगों को याद करवाया कि वो पापड़ वाले का क्या हुआ? उन्होंने याद करवाया बाकायदा, बड़े पेनफुल क्वेश्चन हैं। उन्होंने कहा वो फालूदे वाले का क्या हुआ, वो पापड़ वाले का क्या हुआ?
उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो स्मगलिंग होती है करोड़ों नहीं अरबों रुपए की, वहाँ पे सरहदों के ऊपर कौन खड़ा है। जब उन्होंने बात की कि जो, और फिर मैं आपको याद करवाऊँगा कि सिंध बैंक के अंदर जो 45 अरब रुपए के अकाउंट्स थे बेनामी किस्म के, जिसके ऊपर बाकायदा ISI की और बाकी इदारों की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन GIT टीम थी, मेरा ख्याल है 6 इदारों की, उसका क्या हुआ? क्या वो इलीगल माफिया है जिसकी तरफ DG ISPR जो है इशारा कर रहे थे, या ये वो इलीगल माफिया है जिसका उमर अयूब साहब कहते हैं कि साबिर मिठू जो हैं वो किसका हिस्सा थे, जो जनरल बाजवा के समधी थे? तो किस इलीगल माफिया, यानी कौन सा ऐसा माफिया है जिसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, जिसकी तरफ जनरल साहब जो है वो इशारा कर रहे थे? क्या जनरल साहब उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट शहीद अरशद शरीफ को ताक़ुब करके कीनिया में कत्ल कर दिया? क्या जनरल साहब उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके बारे में ये शक या इल्ज़ाम है कि उसने नवंबर 2022 में वज़ीराबाद में इमरान खान को कत्ल करने के लिए कातलाना असैसिनेशन अटैम्प्ट की? क्या जनरल साहब उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके खौफ की वजह से और जिसके वेनम के ख़तरे में मेरी तरह के जर्नलिस्ट जो हैं, साबिर शाकिर की तरह के जर्नलिस्ट को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, दूसरे ममालिक में पनाह लेनी पड़ी? क्या जनरल साहब जो हैं वो उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिन्होंने सड़कों के ऊपर पोस्टर लगाए हैं गद्दार वतन के, या उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जो पाकिस्तान के जज साहिबान को हाई कोर्ट्स में, ATC के जज साहिबान को या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को हरासा कर रहा है, या वो उनके अपनी मर्ज़ी के उनसे फ़ैसले हासिल करना चाह रहे हैं? किस इलीगल माफिया की तरफ जनरल साहब जो हैं वो इशारा कर रहे थे? इसी हवाले से जो बहुत ही मुश्किल सवाल, तीखे क्वेश्चन जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने उठाए हैं, वो बड़े रेलेवेंट हो जाते हैं। अब मैं इसको अगर समअप करते हुए कहूँ कि जनरल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बड़ी मासूमाना सी असम्पशन जो है वो नज़र आती है। असम्पशन ये है कि पब्लिक आज भी फ़ौज को, आर्मी को, कौमी सलामती के टर्म को और दहशतगर्दी वाला टेररिज्म की जो टर्म्स हैं उनको उसी तरह से व्यू करती है जैसे 2014 में पब्लिक व्यू करती थी। वो एक एज ऑफ इनोसेंस थी, 10 साल में, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, या मच वाटर हैज़ पानी, बहुत सा पुलों के नीचे से पानी जो है वो बह गया है। आज सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। आज पाकिस्तान आर्मी को, नेशनल सिक्योरिटी को, टेररिज्म की जो टर्म्स हैं उसके पीछे छुप के आप अपनी सियासत जो है वो नहीं चला सकते। आज पब्लिक के देखने का अंदाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका हुआ है 10 साल के बाद। और जो वो पहले कहते थे ना कि हमेशा से ये टर्म इस्तेमाल की गई कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ये जो कोशिश थी वो तकरीबन कामयाब हो चुकी है। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहन में रखा जाए कि पंजाब पुलिस भी पता नहीं 4-5 लाख उसकी तादाद है, उसके पास भी हर किस्म के हथियार हैं और उसके पास भी बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। इससे उनकी ताकत डिटर्मिन नहीं होती। ताकत इससे डिटर्मिन होती है कि पुलिस की कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसका अपना कोई कलेक्टिव माइंड हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, और वो अब मतलब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कल PTI के ऑफिसर्स के ऊपर रेड हुआ, वो भी तो ज़ाहिर है पुलिस से करवाया गया। जो वीगोज़ आती हैं वो भी पुलिस लेके आती है, जो लोगों को उठाया जाता है, ज़द-ओ-कूब किया जाता है, मारा जाता है, वो भी पुलिस वालों से करवाया जाता है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये पुलिस कर रही है? पुलिस तो एक टूल है। इसी तरह से अभी तक लोगों के जहन में है कि जो सब कुछ कर रही है फ़ौज कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि समझें कि फ़ौज भी जिस तरह से पुलिस ओवरटेक हो चुकी हुई है, इस तरह से बदकिस्मती से आज पाकिस्तान की फ़ौज भी ओवरटेक हो चुकी है। आज चंद वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस फ़ौज को कंट्रोल कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, और ये जो सूरत हाल डेवलप हो गई है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, बदनसीबी की बुरी सिचुएशन डेवलप कर गई, अनफॉर्चुनेट है। ये कोई सोशल मीडिया ने नहीं डेवलप की, सोशल मीडिया की पावर नहीं है, ये उन एक्शंस के नतीजे में डेवलप हुई है जो शरीफ जरदारी माफिया ने जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर किए हैं, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान फ़ौज की मॉरल अथॉरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन आपने देखा है वो हुआ है। आज DG ISPR की कोई मॉरल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फ़र्क क्या रह गया है इस वक्त पंजाब पुलिस में और पाकिस्तान आर्मी के अफसरों और जवानों में? फ़र्क यह है कि पुलिस वालों को अपनी हैसियत और अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह से पता है। आप उनसे जब भी प्राइवेट बात करते हैं वो कहते हैं कि पुलिस वाले तो कुत्ते हैं, हमारी तो कोई सूरत हाल है नहीं, हमारे कौन पूछता है, हम तो किसी खाते में आते ही नहीं हैं। और जब ISI को उनकी एनुअल रिपोर्ट्स लिखने का दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये अहकाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, तो सबसे ज़्यादा फौरी तौर पर जो रिएक्शन था वो पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से आया, जिन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि पुलिस को बिल्कुल आपने फ़ौज के हवाले कर दिया है। फ़र्क अब क्या है पुलिस ऑफिसर्स में और आर्मी के ऑफिसर में? फ़र्क यह है कि पुलिस वालों को ये पता है कि हमारी हैसियत कोई नहीं है। आर्मी वाले अभी भी जो फ़ौज के जवान हैं, अफसर हैं, जैसे जनरल साहब हैं, वो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं
कि हम जो है कोई मुख्तलिफ हैं पुलिस से। ये बहुत जल्दी मेरा ख्याल है और चंद महीनों में ये सूरत हाल उनको क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की फ़ौज को भी पंजाब पुलिस जो है वो बना दिया गया है और उनकी तमाम तर मॉरल अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई है। और DG ISPR ने जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक दिन पहले, उसके बाद उनकी रही सही कहानी भी जो है वो ख़त्म हो गई है। ये बहुत जल्दी उनको ये सूरत हाल समझ आ जाएगी। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।